हेलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की चर्चा करते हुए फार्मूला को देखा था और फार्मूले पे जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं उन एग्जांपल्स की चर्चा किए थे। आज हम एग्जांपल से आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो एक्सरसाइज है हमारा 5.1 पढ़ाने का मकसद इसलिए नहीं है अभी क्योंकि वो फंक्शनल चैप्टर है जिसके लिए एक अलग से पूरी टॉपिक की उसके लिए होती है। अभी मैं 5.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, ये पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 5.2 का। इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। हालांकि हम लोगों ने बेसिक चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी। आज इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे y के बराबर एज्यूम करेंगे। y बराबर हो जाएगा sin x² प्लस 5। हमने इसको y के बराबर एज्यूम किया। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। हम अल्टरनेटिव मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार हमें साइन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर उसके एंगल का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx। चूँकि मैं y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने अब क्या पढ़ा था? साइन x का हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। दोस्तों, जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे जा रहा था, इसलिए हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे cos। जो एंगल साइन का है वही एंगल सेम इसके पास आएगा। और फिर एक बार हम लोग को एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये x² प्लस 5 का हमने x की पावर n पे इस फॉर्मूले को देखा हुआ है, n इंटू x की पावर n-1। तो इसको करेंगे 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चूँकि x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2 आगे आता है, वेरिएबल का वेरिएबल, फिर 2 में से 1 माइनस कर देते हैं और ये फाइनली 2x हो जाता है। तो 2x और प्लस है तो प्लस। दोस्तों, हमने बात किया था कि कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएशन में 0 होता है जब उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में ना हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं cos x, cos, और ये जो एंगल है पूरा वो, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 0 तो हो जाएगा केवल और केवल 2x। हम 2x को आगे ले लेते हैं तो फाइनली हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर 2x को आगे ले लेते हैं इंटू cos x² प्लस 5। ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो गया। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों ने पहले प्रश्न पे चर्चा कर लिया, दूसरे प्रश्न को भी हम सबसे पहले y के बराबर एज्यूम करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि एक बार मुझे cos का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके फिर एंगल का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cos का डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं, y का हो जाता है dy/dx। cos का क्या हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स? cos का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था माइनस साइन। जो यहाँ पे वही एंगल सेम यहाँ पे उतरता है। तो यहाँ देख लेते हैं, cos का हो जाएगा माइनस साइन, एंगल में इसके है साइन x, तो हम एंगल में भी इसके उतारेंगे साइन x को। उसके बाद हम लोगों ने अभी cos का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल में जो है उसका भी अलग से करना पड़ेगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। फ्रेंड्स, यहाँ तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक बार cos दिख रहा होगा, एक बार sin दिख रहा होगा और एक बार x भी दिख रहा होगा। x का डिफ्रेंशिएशन हम इसलिए नहीं करते हैं चूँकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लिकेशन में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम आदत डाल लेंगे लिखने का तो आगे आने वाले प्रश्नों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, cos का माइनस साइन, एंगल सेम उतार दिया, फिर sin का cos x, एंगल सेम उतार दिया। अब एक बार x का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो फाइनली हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसे आगे लिख लेते हैं तो माइनस cos x इंटू sin x। ये हमारा सेकंड प्रश्न का आंसर हो जाता है। दोस्तों, ये तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। साइन और उसके एंगल में दिया हुआ है ax प्लस b। तो सबसे पहले हम इसे y के बराबर एज्यूम कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो y का होता है dy/dx। साइन का क्या होता है दोस्त? cos है। जो एंगल में रहता है हम एंगल में पहले तो सेम उतार लेते हैं। हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक साइन दिख रहा है और एक उसका एंगल दिख रहा है। तो हम एक बार साइन का cos कर लिए, एंगल सेम उतार दिया और फिर एक बार एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आइए एंगल का करते हैं। a एक यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a का a, x वेरिएबल है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और b फिर से एक कांस्टेंट है। चूँकि इसके बाद कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल में हम y को इसलिए ले रहे हैं चूँकि y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल में हम x को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x के सापेक्ष में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे x नहीं है तो b भी कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसका मान हो गया 0।
यहाँ से फाइनली हम लिख सकते हैं ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए हो जाएगा, तो ए को हम आगे ले लेते हैं और ये पूरे टर्म को यहाँ उतार देते हैं। ये हमारे थर्ड प्रश्न का आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं, जो सेक उसके एंगल में 10 और उसके एंगल में √x दिया था। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि आपको कितने टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक आपको सेक दिख रहा होगा, फिर ये 10 दिख रहा होगा, फिर ये रूट दिख रहा होगा, फिर उसके अंदर का एक x दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 4 बार का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम सेक को इसको y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। तो dy/dx, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मित्र? सेक x अगर यहाँ होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। मतलब हम सेक के लिए एक बार सेक का प्रयोग करते हैं, एक बार 10 का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पे एंगल होता है ना, वही एंगल सेम यहाँ भी आता है और वही एंगल सेम यहाँ भी आ जाता है। तो इस प्रकार से सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक एंगल में ये पूरा है, तो दोस्त यहाँ पे पूरा एंगल आ जाएगा इंटू 10। फिर एंगल में इसी को हम लिखेंगे क्योंकि हमने क्या देखा था, एंगल का 2 बार वहीं सेम डिवीजन हो रहा था। तो हमने अभी किया है सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। तो x की जगह पे पूरा 10 √x है, इसलिए हमने सेक एंगल इंटू 10 एंगल। अब ये मैं सेक का कर चुका, अब 10 का करूँगा। तो 10 का क्या होता है मित्र? सेक स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल रहता है वो एंगल हो जाता है। चूँकि 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। चूँकि 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो 10 √x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर √x। तो हम लोगों ने सेक का कर लिया। ये यहाँ से यहाँ तक सेक का डिफ्रेंशिएशन था, ये पूरा 10 का डिफ्रेंशिएशन है। अब हम रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोस्त रूट का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट, जो रूट के अंदर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हमने अब रूट का कर लिया और फिर इसके अंदर का करना है, तो अंदर है x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1। हमने क्या किया, अगर मैं सेक को फर्स्ट, सेकंड, रूट को थर्ड और x को फोर्थ मानता, तो ये पूरा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन था, ये सेकंड का, ये पूरा रूट का थर्ड और ये x का फोर्थ। इस प्रकार से हमने इस डिफ्रेंशिएशन को परफॉर्म किया है और फाइनली इसको बस सजा देते हैं। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर उसमें इन सारे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सेक स्क्वायर √x को पहले ले लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लिकेशन में उतार लेते हैं। बट्टा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है बट्टा, यहाँ पे ये 10 के एंगल में 10 √x है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 √x लिखूँगा 10, और ये पूरा एंगल में है 10 √x। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सबसे पहले लिख लिया, फिर इसको अपॉन, यहाँ पे ये है 2 √x। दोस्तों ये मैंने बस बताने के लिए लिखा था कि हम किस किस टर्मिनोलॉजी को फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न हमने देखा था कि जब भी 2 वेरिएबल्स अपॉन में हो तो इसे 1/2 के फार्मूला पे सॉल्व किया जाता है। तो हम ऊपर वाले को 1 एज्यूम कर लेते हैं, नीचे वाले को सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। मैं फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला अगर 1/2 में होता है तो होता है सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम इसको सेम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इसे हम y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सेकेंड। तो यहाँ पे ये है पूरा टर्म सेकंड, तो सेकंड को हम एज इट इज उतार लेते हैं। सेकंड इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? साइन का क्या होता है? कॉस। एंगल है तो एंगल को हम सेम उतार लेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बिना एंगल के होते ही नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हमने साइन को कर लिया, फिर इसके एंगल को हमने उतार लिया। फिर हमने बताया था कि एक बार एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? a इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस b हो जाएगा यहाँ पे 0 दोस्तों, क्योंकि b के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट ये पूरा टर्म है तो हम इसको एज इट उतार लेंगे।
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में, नीचे लिख लेता हूँ माइनस, कॉस का होता है साइन, एंगल में है इसके सी एक्स प्लस डी। दोस्तों हमने कॉस का कर लिया माइनस साइन और उसके एंगल को सेम उतार दिया। अब एंगल का भी एक बार और डिफ्रेंशिएशन होता है, तो सी का हो जाएगा सी, एक्स का 1 और डी का 0, क्योंकि डी के साथ भी कोई वेरिएबल्स के टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू 1 प्लस 0। अब बट्टा सेकंड का होल स्क्वायर, तो सेकंड क्या है भाई, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अब डिफ्रेंशिएशन का जो पार्ट है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से केवल और केवल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो इसको हम a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a हो जाएगा, उसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a को हम आगे लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है सी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सी को आगे लिख लेते हैं, इंटू इस वाले टर्म को अब ऐसे ही उतार लेते हैं, बट्टा। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है आगे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी मैं बोर्ड को इरेज करके इसके आगे की प्रोसेस को कर रहा हूँ। लास्ट वाले टर्म को हमने छोड़ दिया है, बाकी सभी को इरेज कर दिया। अब आगे इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, इसको सेम उतारेंगे, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, मित्रों यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब प्लस में हम जानते हैं कि प्लस में है तो एक बार ये इसके साथ आ सकता है और एक बार ये इसके साथ आ सकता है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक बार मैं इसको इसके साथ ले रहा हूँ तो हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, मैं इसको इसके साथ ले रहा हूँ तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक बार इसके साथ हम ले लेंगे तो हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, ये पूरा टर्म एक बार और इसके साथ ले लेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखते हैं कुछ कटने वाले होंगे तो इनको हम काट सकते हैं। तो कॉस एंगल सी एक्स प्लस डी कॉस एंगल सी एक्स प्लस डी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कटने वाले दिख नहीं रहे हमें, क्योंकि यहाँ साइन है, नीचे साइन है ही नहीं, ऊपर दोनों में साइन है। तो अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर बच गया ए और यहाँ बच गया कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस एंगल जो भी है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, सेम एंगल वाले को सेम के साथ। तो आप देखिए यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको तो ये मैच नहीं कर रहा इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इसको 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। मैं नीचे वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ, उसके बाद फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब देखिए हम इसको और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको सेम उतारेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। दोस्तों 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक जो एंगल होता है वो उसके एंगल में आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी। हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी लिख दिया, प्लस सी है तो सी, साइन बटा कॉस क्या होता है, चूँकि दोनों एंगल समान है तो साइन बटा कॉस हो जाते हैं टेन, साइन बटा कॉस टेन, और एंगल का एंगल उतार देंगे सी एक्स प्लस डी। यहाँ साइन के नीचे कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज उतार देंगे, साइन
ए एक्स प्लस बी। दोस्तों 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं सेक सी एस प्लस डी। ये पूरा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम y के बराबर रिज्यूम करेंगे, y बराबर कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हमने कहा इसको पहला टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म मानेंगे, और हमने पहले से ही देख रखा है कि फर्स्ट और सेकंड जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हम लोगों ने फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम एज इट इज उतारेंगे जो है कॉस एक्स क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। यहाँ मित्रों आपको तीन चीज़ें दिखती होंगी, एक सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा होगा, एक साइन का फंक्शन दिख रहा होगा, एक एक्स और उसके ऊपर 5 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम साइन को वेरिएबल मानते हुए x की पावर n के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा चूँकि पावर आगे आता है, फिर साइन का साइन 2 में से एक पावर माइनस हो जाता है और ये एंगल उसका सेम उतर जाता है। ये हमने पहले x की पावर n पे बनाया, फिर अब साइन का पहले हमने 2 का कर लिया, अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस एंगल है इसका x की पावर 5 और साइन का हो गया, स्क्वायर का हो गया, अब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4। चूँकि ये भी x की पावर n पर है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तो सेकेंड को हम एज इट इज उतार देंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक कॉस और उसका एक एंगल। तो कॉस का होता है माइनस साइन एंगल का एंगल, और फिर एंगल का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10। फिर इसको उतार लेते हैं कॉस एक्स क्यू इंटू ये हो जाएगा साइन, 2 में से एक गया 1 तो साइन एक्स की पावर 5 और ये वाला टर्म बच गया कॉस एक्स की पावर 5। दोस्तों यहाँ पे एक्स की पावर 4 बच जा रहा है, इसको हम आगे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, 10 एक्स की पावर 4 यहाँ प्लेस कर देता हूँ। यहाँ प्लस है, हम प्लस दे देंगे। इधर भी देख लेते हैं, कुछ प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, इंटू ये इन दोनों टर्म को ऐसे ही उतार देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स क्यू ये, और ये फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। मल्टीप्लिकेशन में है तो किसी भी चीज़ को कहीं अरेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे y के बराबर रिज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे y के बराबर एज्यूम करके तब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए ये 2 है तो 2 को सेम उतार देंगे, चूँकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए हम इसे सेम उतार देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो रूट, फिर कॉट, फिर एक्स स्क्वायर, मतलब आपको 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। तो रूट का क्या होता है 1/2, जो रूट के अंदर होता है वो सेम रूट के अंदर उतर जाता है। तो हमने क्या किया, रूट का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो भी एंगल है वो एंगल। कॉट का किया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चूँकि कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर और एंगल है एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, और ये सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको मैं माइनस आगे ले लेता हूँ। 2x में 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर हम 2x ले लेते हैं, इंटू और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, फिर इसके आगे की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था, इसके आगे की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस प्रकार से कॉट का फॉर्मूला होता है। और ये कॉसेक को भी क्या लिख सकते हैं 1/1 साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स। ये दो फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे जो ट्रिगो का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं -2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर की जगह पे हम कॉस बट्टा साइन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा
कॉस एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? आप ठीक से देखिए, -2x अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया, रूट है तो रूट लगा दिया। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसलिए हम 1 अपॉन साइन लिख दिया। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चढ़ाना जरूरी है, यहाँ एक्स स्क्वायर इसलिए सेम एंगल उतारना भी जरूरी है। अब आगे की बात करते हैं। जब भी ये टर्मिनोलॉजी 3 टर्म में होती है तो ये ऊपर चली जाती है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -2x को आगे लिख लेता हूँ, इसको पलट देंगे क्योंकि 1 2 3 इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे x बाई वाई बाई जेड समथिंग है तो हम x बाई वाई तो लिखते हैं, z के नीचे 1 मान लेते हैं, ये पलट के इस प्रकार से हो जाता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट ये साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बट्टा कॉस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा इंटू 1 अपॉन, ये भी स्क्वायर में है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। इस ऐसा लिखने का क्या तात्पर्य है मित्रों, चूँकि इसको और इसको हम कटा सकते हैं इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। हम अभी इसको इरेज करेंगे और एक और प्रोसेस में इससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चलिए अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, -2x और इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। इसके आगे हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आगे लिख पाएँ। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने इस वाले साइन को इस प्रकार से लिख लिया, चूँकि अंडर रूट और अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और फिर ये वाला टर्म आ जाएगा और बच जाता है ये वाला हमारा, तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। आप इसको फिर से देख सकते हैं, हमने इसको सेम उतारा, इसको भी सेम उतारा, इसको हम इस प्रकार से लिखें। देखिए भाई 1 अपॉन अगर x है तो हम इसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। चूँकि इनका फिर से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो रूट से रूट गायब हो जाएगा और x बच जाएगा, इसलिए हमने इसके स्थान पे इसका प्रयोग कर लिया। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा और हम सेपरेट करें तो ये 2x, इसको अलग अलग कर ले तो हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो रूट से ये वाला रूट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x बट्टा, ये भी रूट में है ये भी रूट में है तो ये एक साथ हो जाएगा, और ये इसको हम आगे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब हमें मालूम है एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a, उसे हम इस फार्मूले पे बैठा सकते हैं। अगर मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अगर मैं अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट 2 से डिवीज़न और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे इंटू है। अब मैं आगे बोर्ड इरेज करता हूँ, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट को इसके साथ मर्ज करते रहें तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट 2x इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये -2 फिर अंडर रूट 2x बट्टा ये साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, और ये अंडर रूट और इस वाला अंडर रूट से ये गुणा होकर यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस फार्मूले पे आ चुका है, तो अब हम इसको फाइनली लिखेंगे -2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2a, इट मीन्स कि साइन 2, चूँकि एंगल में वहाँ
ए था इसलिए ए आया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे रूट में है इसलिए यहाँ भी ये रूट में आ जाएगा जो मिस्टेक से छूट गया था। अब आप देख सकते हैं -2x√x ये हो गया, फिर यहाँ पे ये और ये वाला मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला गया था और ये चूँकि रूट में है, चूँकि ये रूट में फॉर्मूला बन रहा है इसलिए ये भी फॉर्मूला रूट में ही आएगा और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 8 को देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। इसको सबसे पहले हम y के बराबर एज्यूम कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन, जो एंगल में है उसे हम लिख लेते हैं। फिर एक यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक बार कॉस एक बार √x, तो हमने कॉस का माइनस साइन कर लिया, एंगल को सेम उतार दिया और फिर एक बार एंगल का करेंगे तो हो जाएगा 1/2 √x। अब ये तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, इसको हम बस अरेंज कर देंगे तो माइनस साइन √x बट्टा 2 √x इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बनाने से पहले हमें दो फार्मूले को डील करना पड़ता है और इसके कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। अगर कोई भी अवकलन दिया हो वो कब तभी डिफ्रेंशिएट होगा जब अगर हम x बराबर a मान लेते हैं तो फंक्शंस को लिमिट के हिसाब से अरेंज किया जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए, जैसे f(x) इक्वल टू समथिंग यहाँ पे दिया हो तो क्या करेंगे, इसको हम मानते हैं LHS और जो इधर दिया होता है उसे हम मानते हैं RHS। LHS के लिए क्या फार्मूला होता है, LHS के लिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है आपका निगेटिव में। फार्मूला होता है f(a) माइनस f(a माइनस h अपॉन h, तो ये होता है लिमिट निगेटिव में LHS के लिए। वहीं RHS का फार्मूला लिखें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है आपका पॉजिटिव में f(a प्लस h माइनस f(a अपॉन h। इन दोनों फार्मूला को ही डील करना पड़ेगा हमें 9th और 10th नंबर के जो प्रश्न है उसको देखने के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस 1 में और ये जो x बराबर 1 दिया है ये 1 और कुछ नहीं बल्कि a का वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोगों ने LHS और RHS में देखा था। LHS के लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता था आपका निगेटिव में। फार्मूला क्या था, f(a) माइनस f(a माइनस h अपॉन h। तो यहाँ से हमने देखा a बराबर 1 दिया हो, इस पर हमको देखना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है या बराबर आ रहा है कि नहीं LHS और RHS में। तो हम एक जगह पे एक का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा f(1) माइनस f(1) माइनस h, दैट इज फंक्शन ऑफ 1 और 1 माइनस h अपॉन h। दोस्तों हमें फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ भी फंक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक बार फंक्शंस को लिख लेते हैं। फंक्शंस दिया क्या है, x माइनस 1। अब सबसे पहले हमें फंक्शन 1 पे चेक करना पड़ेगा, तो अगर हम फंक्शन x की जगह पे 1 रख दे तो यहाँ भी x की जगह पे 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि f(x) में अगर 1 का मान पुट किया तो इसका 0 आ गया। अब हमने एक इस वाले टर्म का मान पुट कर लिया है, अब हमें 1 माइनस h का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मान दिया हुआ है x माइनस 1, चूँकि ये f(x) क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस h, तो हमने क्या किया, x की जगह पे 1 माइनस h रखा है क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो मॉड x की जगह पे हम 1 माइनस h पुट करेंगे और ये -1, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया मॉड में माइनस h। दोस्तों हम जानते हैं कि मॉड में कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं रहती है, जिसके कारण इसे नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा -h। तो मॉड में कभी भी कोई चीज़ निगेटिव में रहती है वो मॉड से बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम यहाँ से इसका मान देख सकते हैं कि आ रहा है h, क्योंकि निगेटिव h है, मॉड में है, बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, f फंक्शन ऑफ 1 का मान हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया, इसका मान आ रहा है 0 0, माइनस है तो माइनस, इसका मान हम लोगों ने यहाँ से पुट फाइंड किया तो ये आ रहा है h बट्टा ये वाला h। दोस्तों ऊपर देख लेते हैं हम इसको, 0 में से h चला जाएगा तो ये होगा -h बट्टा h, -h से h कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा -1। तो हम लोगों ने देखा कि
LHS का मान -1 आ रहा है। चलिए अभी हम लोगों ने LHS को देखा, अब हम RHS को देख लेते हैं। इसके RHS का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है पॉजिटिव में, और फार्मूला था हम लोग का FA + H माइनस f(a)/h। दोस्तों हमने कहा कि अभी भी ये x बराबर 1 दिया है, मतलब 1 a का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे a का मान पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f(1 + h), चूँकि a का मान a दिया हुआ है, a का मान 1 दिया हुआ है तो 1 + h माइनस f(a) का मान 1 है तो 1/h। अब यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शंस हमारे दिए हुए हैं x - 1, तो हम एक बार 1 + h रख के देख लेंगे, एक बार 1 रख के देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक बार यहाँ पे 1 + h रख के देख लेते हैं, तो हो जाएगा x की जगह पे हम इतना पुट कर देंगे तो 1 + h माइनस का 1, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव का h। अब f(1) का मान यहाँ पुट करके देख लेंगे, तो जब f(1) रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह पे हमने 1 पुट किया है, इसलिए इस वाले x की जगह पे भी हमें 1 पुट करना पड़ेगा, -1, ये हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से फाइनल आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान हम लोगों ने देखा यहाँ पे h आ रहा है बट्टा, और ये माइनस में इसका 0 आ जा रहा है बट्टा h, तो h में से 0 गया तो h बट्टा h = 1। मित्रों ये है RHS। राइट हैंड साइड यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ RHS बराबर 1, LHS बराबर -1, जो दोनों आपस में RHS नॉट इक्वल टू LHS, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका अवकलित पॉसिबल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट प्रश्न को हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे फलन दिया हुआ है f(x) = x। यहाँ पे जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, फंक्शन जो दिया है x का, ग्रेटर इंटीजर्स हैं, अगर हम इसको f(x) के 1 पुट करें तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो -1 आ जाएगा। चूँकि x है 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 2 आया। लेकिन यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि यहाँ लिमिट्स दिए हुए हैं, तो हमें भी इस लिमिट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे f 2.5 दिया हो तो हम इसे डायरेक्ट 2.5 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, तो इसको लिमिट से चेक करना पड़ेगा। 2.5 किसके किसके बीच में आता है, तो 2.5 पहले तो 2 आएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा 2.5 और इससे बड़ा होगा 3, मतलब 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 ना आके ये पहले वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। एक और मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अगर फंक्शन ऑफ 3.6 दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3.6 ना आएगा, यहाँ पे आएगा 3.6 किस में आएगा, 3 से ग्रेटर होगा 3.6 और तब ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जो भी इसके पहले आएगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी बेसिस पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे LHS को। LHS का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(a) माइनस f(a - h)/h। अब यहाँ पे एक बार हमें x बराबर 1 पे चेक करना है, एक बार हमें x बराबर 2 पे चेक करना है। तो हम पहले x बराबर 1 को लेके सॉल्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे a का मान दे दिया है बच्चों 1। अब 1 पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(1) माइनस f(1 - h)/h। हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हम इसको फाइंड करते हैं। f(x) दिया है ग्रेटर इंटीजर x के बराबर, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है आपको, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, फिर आपको आगे की क्लास करता हूँ। अब हमने f(1) का मान निकाल लिया, अब हमें a - h का मान निकालना है। तो f(x) बराबर ग्रेटर इंटीजर x दिया है। अब अगर हमें a - h का मान यहाँ पे निकालना है, सॉरी a का नहीं बल्कि 1 - h का मान निकालना है, हमें 1 - h का मान निकालेंगे तो दोस्तों ये उसी प्रकार से हो जाता है। हम इसमें लिमिट वेरिएशंस को देखेंगे। 1 - h, h अगर कोई भी डिजिट होता है तो
तो ये 1 से कम होगा, मतलब 1 से घटता हुआ दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 1 से घटता हुआ दिख रहा है तो इसके पहले क्या आएगा, 0 0, उसके बाद ये 1 से थोड़ा सा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, और ये 2 से नीचे होगा, क्योंकि 0 और 1 से कुछ घटती हुई चीज़ें तो 0 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी होंगी, चूँकि 1 से घट रहा है, इसलिए इसके स्थान पे हम सीधे ले लेंगे 0। हमने कहा था लिमिट में जो पहले आता है उसको हम ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके मान को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे f1 का मान हमने देखा 1 आया हुआ है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 बट्टा h, हमने पुट किया इसका मान 1, इसका मान 0 और बट्टा h। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/h, यहाँ से लिमिट का मान पुट करेंगे, देखिए h का मान कितना दिया हुआ है 0, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा रहा LHS का पोर्शन जो इन्फिनिटी आ रहा था। अब हम RHS पे डील करेंगे। LHS के फंक्शन को देखने के बाद हम RHS के फंक्शन पे बात करेंगे। RHS क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये है RHS का फंक्शन। अब अभी भी हम x बराबर 1 पे डील कर रहे हैं, तो हम a का मान 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शंस को देख लेते हैं, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शंस x ग्रेटर इंटीजर x दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 1 का मान पुट करते हैं जो ये वाला है, तो ये इसका मान आ जाएगा 1। अब अगर हम इसका मान पुट करते हैं f ऑफ 1 प्लस h, तो इसका मान इतना ही नहीं होगा, बल्कि हम फिर से उसी लिमिट पे बात करेंगे, क्योंकि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये 1 प्लस h, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 से आगे है, 1 से आगे है, मतलब ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ी है संख्या और 2 से छोटी है। चूंकि इसमें 1 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो ये 1 से कभी भी ज़्यादा ही होगा। अगर एक भी h का मान ले ले तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉरी 2 नहीं बल्कि पॉइंट में अगर इसका मान आ जाता है तो तब भी ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान ये नहीं होके ये हो जाएगा। हमने कहा था कि कभी भी लिमिट में पहले वाला मान को लिया जाता है, तो हमने दोनों चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे 1 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे 1 और इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो वो 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा 1, और इसके जगह पे हम पुट कर देंगे 1 को, माइनस इसके जगह भी हम पुट करेंगे 1 को, बट्टा h। दोस्तों 1 - 1 0 बट्टा h होता है, जो 0 के बराबर आ जाता है। तो हमने देखा कि LHS इन्फिनिटी आया था, RHS 0 आ गया, जो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसका अवकलन संभव नहीं है। अब हम x बराबर 2 पे इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेक करेंगे। अभी हमने केवल x को 1 पे चेक किया था। जिस प्रोसीजर को हम लोगों ने फॉलो करते हुए x बराबर 1 को देखा है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम x बराबर 2 को भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x बराबर 2 का मतलब है a बराबर 2। फंक्शंस लिख लेते हैं। f ऑफ x दिया है ग्रेटर इंटीजर x के बराबर। LHS इसके लिए भी फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ a माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h अपॉन h। अब यहाँ पे a बराबर 1 दिया हुआ है, LHS लिमिट लगाना भी पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है हमारा LHS फाइंड हो रहा है। a बराबर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ सॉरी यहाँ a बराबर 1 नहीं है बल्कि a बराबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h अपॉन h। अब फंक्शन 2 का निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे f ऑफ 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 2, और f ऑफ 2 माइनस h। तो यहाँ पे फिर से लिमिट का प्रावधान आता है, हम लिमिट की चर्चा करेंगे तो किस प्रकार से होगा। ये 2 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ये 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 2 से ये छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 में से कुछ ना कुछ घटता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। तो आइए इसका 1 आंसर लेके आगे बढ़ते हैं। f ऑफ 2 का मान हो जाएगा 2 माइनस f ऑफ इसका मान हो जाएगा 1। f ऑफ 2 का मान है 2, इसका मान है 1 बट्टा h। 2 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 1 अपॉन h। और अगर हम लिमिट का मान
लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h का मान अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने देखा कि LHS का जो मान है वो इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। अब इसी पे हम RHS का मान चेक करेंगे। LHS को देखने के बाद हम RHS को देखने जा रहे हैं। तो RHS का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। यहाँ पे a बराबर हम 2 पुट करेंगे क्योंकि हम 2 पे डील कर रहे हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h। अब यहाँ पे देख लेते हैं f ऑफ x का मान दिया है ग्रेटर फंक्शन x। अब यहाँ पे f ऑफ पहले 2 प्लस h को देख लेते हैं। 2 प्लस h को फिर से लिमिट के हिसाब से देखेंगे तो 2 प्लस h मतलब 2 में कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो ये कभी भी 2 से बड़ा ही होगा, 2 से ये बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, इसलिए हम इसको 2 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे और एक f ऑफ 2 का भी फंक्शन देख लेते हैं जो 2 के बराबर हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे मान पुट करते हैं, f ऑफ 2 प्लस h का मान हो जाएगा 2 माइनस f ऑफ 2 का मान भी है 2 बट्टा h, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए 0 बट्टा h जो 0 के बराबर आ जाता है। तो हमने यहाँ से देखा LHS बराबर इन्फिनिटी आ रहा था हमारा और RHS बराबर 0 आ रहा था, जो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका अवकलन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हमने आज एक्सरसाइज 5.2 को विस्तार पूर्वक ख़त्म किया है। आप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप मेरे लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।